हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, अर्थात मानव में उत्सर्जन। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपना ओपिनियन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन अर्थात मानव में उत्सर्जन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, परिवहन और श्वसन पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। मानव में उत्सर्जन के लिए एक तंत्र विकसित होता है जिसे मानव उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बना होता है। किडनी अर्थात वृक्क, यूरेटर अर्थात मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय और यूरिथ्रा अर्थात मूत्रमार्ग। आइए इस चित्र के द्वारा हम इसे समझते हैं। तो मानव में जो उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो होती है किडनी, जो कि 1 पेयर अर्थात एक जोड़ा होती है। दिखने में ये सेम के बीज के आकार की होती है तथा इनका कार्य रुधिर से विषैला पदार्थ अर्थात यूरिया और अन्य अपशिष्ट लवणों और अतिरिक्त जल को निकालना और मूत्र नामक पीले तरल के रूप में उन्हें उत्सर्जित करना होता है। इस कार्य के लिए वृक्क में करोड़ों की संख्या में उत्सर्जन तंत्र की जो मुख्य इकाई है नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है और जिसका हम आगे विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। दोनों किडनी से ये नलिका में आकृति आप निकलते हुए देख रहे होंगे। इसको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी अर्थात यूरेटर। ये भी दोनों किडनी से एक एक निकल रही है अर्थात 1 पेयर है, एक जोड़ा है और ये दोनों मूत्र को मूत्राशय में लाने का कार्य करती हैं। मूत्राशय एक थैले के आकार की संरचना आप देख रहे हैं जिसमें मूत्र एकत्रित होता है और उसके बाद मूत्रमार्ग, मूत्राशय में एकत्रित जो मूत्र होता है उसे मूत्रमार्ग से होकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये होती है हमारे उत्सर्जन तंत्र की मुख्य संरचना। तो चलिए आइए अब हम वृक्क की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं कि वृक्क की संरचना कैसी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वृक्क की या एक किडनी की अनुप्रस्थ काट यहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें आप एक कुंडलित नलिका यहाँ पर देख रहे होंगे। इसे हम क्या कहते हैं? वृक्क नलिका अर्थात नेफ्रॉन भी इसे कहते हैं। यहाँ पर केवल एक दिखाया गया है, जबकि असंख्य संख्या में यहाँ पर ये नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा मूत्र निर्माण का कार्य होता है और फिर बाद में ये संग्राहक नलिका द्वारा होते हुए मूत्रवाहिनी में खुलते हैं। आइए अब हम नेफ्रॉन की संरचना समझने का प्रयास करते हैं। नेफ्रॉन मुख्यतः बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका अर्थात जो इसके पास में है, उसके बाद नीचे की ओर एक लूप होता है जिसे हम कहते हैं हेनले का लूप, और उसके बाद में दूरस्थ कुंडलित जो नलिका होती है वो इसकी मुख्य संरचना होती है और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नलिका में
खुलती है। तो आइए एक और चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है और इसके मुख्य भाग, जैसे मैंने अभी आपको बताई हैं कि बोवेन संपुट एक कप की आकृति की संरचना होती है जिसे हम बोवेन संपुट कहते हैं, और इसके अंदर अत्यंत कुंडलित कुछ संरचनाएं केशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, या इसे हम केशिका गुच्छ भी कहते हैं। बोवेन संपुट के अंदर हमें दो प्रकार की नलिकाएं, एक अंदर आती हुई और एक बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो अंदर आने वाली जो नलिका होती है उसके द्वारा अशुद्ध रुधिर, अर्थात उस रुधिर में नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया तथा अन्य पदार्थ जो शरीर के लिए अपशिष्ट का कार्य करते हैं, वो पदार्थ इसके द्वारा यहाँ लाए जाते हैं, जिसे हम अभिवाही धमनी कहते हैं। तथा एक अन्य नलिका जिसके द्वारा ये बाहर की ओर जो शुद्ध रुधिर है वो ले जाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं अपवाही शिरा। धमनी द्वारा यहाँ लाया जा रहा है, शिरा द्वारा यहाँ ले जाया जा रहा है, और ये धमनी अंदर आके एक गुच्छ का निर्माण, बहुत सारी केशिकाओं का निर्माण करती है जिसे हम केशिका गुच्छ कहते हैं, जो कि बोवेन संपुट में होता है और जिसका कार्य रुधिर को फिल्टर करने का होता है। तो एक बार फिर से हम इसे जानते हैं कि प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर बंद होता है जिसे हम बोवेन संपुट कहते हैं, और यह वृक्क धमनी की शाखा अभिवाही धमनियों से बनी केशिकाओं का गुच्छ होता है। इसे हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। इन केशिकाओं में छन्ने या फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, और इस प्रारंभिक छने हुए निस्पंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल रह जाते हैं, जो कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में चले जाते हैं। इस चित्र के माध्यम से भी आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है संरचना बोवेन संपुट की, कि यहाँ से अभिवाही धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जा रहा है तथा ये अत्यंत कुंडलित नलिका है। अब इसके द्वारा जब रक्त को छाना जाता है तो छना हुआ निस्पंद नीचे समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुँचता है, जैसा आपको यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इस छने हुए निस्पंद में भी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल रह जाते हैं, जो कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंच जाते हैं। अब इस कार्य को हम क्या कहते हैं? इस कार्य को हम कहते हैं गुच्छीय निस्यंदन, अर्थात फिल्ट्रेशन का कार्य यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद अगला होता है पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन का कार्य होता है। वो होता है इसकी नलिकाओं में। दो प्रकार की नलिकाएं हमने यहाँ बोली, एक है समीपस्थ और एक है दूरस्थ। जो इसके बोवेन संपुट के नज़दीक है तो उसे हम समीपस्थ कहते हैं, और जो इससे दूर है उसे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और ये दोनों की दोनों एक लूप के द्वारा आपस में जुड़ी होती है, जिसे हम हेनले का लूप कहते हैं। अब ये जो दोनों कुंडलित नलिकाएं हैं, इनके चारों ओर केशिकाओं का एक जाल होता है, जैसा आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं। ये केशिकाओं का एक जाल होता है, जिनके द्वारा जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ हैं उनका अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः यहाँ जल का
अवशोषण किया जाता है। जल का ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि का अवशोषण यहाँ पर होता है और यूरिया अवशोषित नहीं होती तथा वो आगे की ओर जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर रक्त में से कुछ आयन जैसे हाइड्रोजन और पोटेशियम समीपस्थ व दूरस्थ नलिका में मिला दिए जाते हैं, अर्थात स्रावित कर दिए जाते हैं। तीसरा कार्य हो गया यहाँ पे स्त्रावण का कार्य। तीसरा कार्य क्या हो गया यहाँ पे? स्त्रावण का कार्य, अर्थात ये केशिकाएं हैं, इनके द्वारा ये पदार्थ मिला दिए गए। और केशिकाओं द्वारा जो भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जो भी अवशोषित किए गए वो सारे के सारे वृक्क के शिरा में मिलकर शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। अब मूत्र के रूप में जो यूरिया है वो संग्राहक नलिका में पहुंचता है तथा ऐसे हर नेफ्रॉन से, अभी मैंने बताया कि वृक्क में बहुत सारी नेफ्रॉन की इकाइयाँ होती है, तो हर नेफ्रॉन से अनेक संग्राहक नलिका किसमें मिलती हैं? मूत्रवाहिनी में खुलती हैं, जहाँ से मूत्राशय में पहुँचा दिया जाता है और मूत्राशय द्वारा समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा वो निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये थी हमारे नेफ्रॉन की संरचना, जो कि हमारे वृक्क की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके द्वारा फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ये भी होता है कि किसी कारण से वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात वृक्कीय विफलता हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड है उसका फिल्टर करने का कार्य नहीं हो पाता, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को डायलिसिस मशीन के द्वारा उसके ब्लड को फिल्टर करने का कार्य किया जाता है। क्योंकि अगर व्यक्ति के शरीर के रक्त का डायलिसिस नहीं किया गया तो क्या होगा? उसके शरीर में अशुद्धियाँ युक्त पदार्थ वैसे ही घूमते रहेंगे, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण से वृक्क के जो विफलता वाले, किडनी फेलियर वाले जो व्यक्ति हैं, उनका डायलिसिस करना बहुत अनिवार्य होता है। इसकी क्रियाविधि सामने आपको चित्र में दिखाई दे रही है कि इसमें वृक्क के धमनी द्वारा एक नली जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा रक्त को शरीर से बाहर लाकर, ये जो आपको लंबी लंबी नलियाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हें डायलाइजर कहते हैं और इनमें डायलिसिस के लिए विलयन होता है। ये एक तरह से जो हमारी नलिकाएं हैं उन्हीं का ही कार्य करती हैं, जो वृक्क के नलिकाएं हैं उन्हीं का ही कार्य करती हैं। और यहाँ से उसी सांद्रता पर, जिस सांद्रता पर हमारे शरीर में आयंस का आदान प्रदान के द्वारा महत्वपूर्ण पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं, उसी सांद्रता पर यहाँ पर भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। और उसके बाद में, और ये जो नलिकाएं होती हैं वो चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी हुई नलिकाएं होती हैं और इनके अंदर डायलिसिस के लिए विलयन होता है और इनको डायलाइजर भी कहते हैं। तो इनके द्वारा जो यूरिया और अतिरिक्त लवण है उसको शरीर से अलग कर दिया जाता है, उसको अलग इकट्ठा कर लिया जाता है तथा जो शुद्ध रुधिर होता है वो एक अन्य नलिका के द्वारा शिरा के मार्ग में जोड़ दिया जो नलिका है वो जो जुड़ी होती है उसके द्वारा ये रुधिर शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से डायलिसिस मशीन के द्वारा व्यक्ति के जो रुधिर होता है उसको शुद्ध किया जाता है। यहाँ जो डायलाइजिंग विलयन होता है में जल, ग्लूकोज और लवण होते हैं, जिस सांद्रता में हमारे रुधिर में होते हैं।
तो जैसे जैसे रोगी का रुधिर डायलाइजिंग विलयन से होकर गुजरता है, उसमें उपस्थित अधिकांश अवशेष जैसे यूरिया वर्णात्मक पारगम्य सेलुलोज नलियों से होते हुए डायलाइजिंग विलयन में से बाहर आ जाते हैं और शुद्ध रुधिर को रोगी की भुजा की शिरा में वापस पंप कर दिया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक मानव में उत्सर्जन। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।